Question number 5. Anuradha Enterprises manufactures and sells black phenyl worth rupees 20,000, white phenyl worth rupees 25,000, scented phenyl worth rupees 10,000 and naphthalene balls worth rupees 5,000 every month. So these are the 4 products in which the company is dealing, and for all the 4 products we have the sales values given. The firm's total fixed cost per month, हर चीज मंथली दी हुई है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. किस्मत अच्छी रही तो हर चीज एक ही पीरियड की दी होगी. अदरवाइज कई बार होता है कि हमारी आदत ही नहीं होती, मंथ है या ईयर है क्या दिया है, हम सिर्फ फिगर्स पे ध्यान देते हैं. एक भी जगह अगर उन्होंने गड़बड़ करी तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. सो वी हैव टू रीड एवरीथिंग केयरफुली. इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ भी ऐसा दिया है. एवरी डेटा इज गिवन ऑन मंथली बेसिस ओनली, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा. अदिति है भी बहुत टाइम. फिक्स कॉस्ट दिए हुए हैं. पर मंथ द फिक्स कॉस्ट आर 14,700. देन द वेरिएबल कॉस्ट आर black phenyl 60%, white phenyl 68%, scented phenyl 80% and naphthalene balls 40%. वेरिएबल कॉस्ट दिए, मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रेशियो वीवी रेशियो में दिया हुआ है. द प्रोप्राइटिक्स मिस अनुराधा शाह बीइंग बेसिकली अ साइंस ग्रेजुएट wonders at what combined sales volume she really starts earning profit. कहाँ से उसका कंबाइंड सेल्स कितनी होती है उसके बाद से वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है, ये वो सोच रही है. कंबाइंड सेल्स वॉल्यूम उसका कितना होता है जब से प्रॉफिट स्टार्ट करती है वो, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट. वी हैव टू फाइंड कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट. Please help her in arriving at such a sales volume. Also find out what will be the effect if sales mix changes to 25%, 40%, 30% and 5%. पहले तो हमें बोला है जो गिवन सेल्स मिक्स है, जो गिवन सेल्स वैल्यूज है, उनके हिसाब से आप ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो. सेकेंड में बोला है इफ द सेल्स मिक्स चेंजेस, अगर रेशियो चेंज हो जाता है चारों प्रोडक्ट्स का, इन दैट केस the total sales value remaining the same as earlier. Okay, total sales value उतनी है जितनी पहले थी ना चारों की. combined sales अभी भी उतनी है, सिर्फ आपस में उनका रेशियो चेंज हो गया है, मिक्स चेंज हो गया है. in that case what will be the effect of on our break even, मतलब revised break even हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके अगर आपको एक ही प्रोडक्ट दिया जाता है, एक ही प्रोडक्ट मतलब कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो फिक्स कॉस्ट जो भी इनकर करती है पूरे उसी प्रोडक्ट पे हम एडजस्ट कर देते हैं एंड वी फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल है, फिक्स कॉस्ट एक कॉमन है. और जो ब्रेक इवन भी हमें बोला है वो भी प्रोडक्ट वाइज नहीं निकालने के लिए बोला है, हमें ओवरऑल ही ब्रेक इवन पूछा है, कंबाइंड सेल्स कितनी पूछा है. ओके तो व्हेन वी आर आस्क्ड ओवरऑल ब्रेक इवन, हम भी ओवरऑल में ही सारी चीजें डील करेंगे. मतलब हम पहले फाइंड करेंगे ओवरऑल पीवी रेशियो. जैसे वीवी रेशियोज गिवन है तो हमें इंडिविजुअल पीवी रेशियो तो मालूम है, बट हमें इंडिविजुअल से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इंडिविजुअल ब्रेक इवन हम नहीं निकाल रहे. तो हमें चाहिए ओवरऑल ब्रेक इवन. ओवरऑल ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स. और टोटल सेल्स तो हमें मिल जाएगी, दी हुई है, बट व्हाट अबाउट टोटल कंट्रीब्यूशन? तो इंडिविजुअल आपको दिए हुए हैं वीवी रेशियोज, उनके बेसिस पे यू विल फाइंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यू विल क्लब देम अप, आपको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन. सो वील मेक द टेबल. हमारे प्रोडक्ट्स है ब्लैक फिनाइल, white phenyl, scented phenyl and naphthalene balls. एंड देन क्योंकि ओवरऑल वर्किंग करनी है तो हमें टोटल्स भी चाहिए.
वी हैव सेल्स हमें दिया हुआ है 20,000, 25,000, 10,000 and 5,000. So total sales are 60,000. Then we have VV ratio given. VV ratio is 60%, 68%, 80%, 40%. So we can find out the PV ratios. PV ratios are 1 minus VV ratio. या तो पहले वेरिएबल कॉस्ट इससे फाइंड कर लो, उसको लेस करके कंट्रीब्यूशन निकालो, या पीवी रेशियो निकाल लो, उससे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकालो. सो इट्स सिंपल मैथमेटिक्स. आप कैसे भी करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं. कई बार आपको मिलेगा कि 2-3 तरह से यू कैन फाइंड द आंसर्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आपको जैसा समझ आता है, जो कंफर्टेबल लगता है, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो. पीवी रेशियोज विल बी 40%, 32%, 20% एंड 60%. So we can find contribution is equal to sales into PV ratio. 8,000, then 8,000, 2,000 and 3,000. Total contribution कितना हो गया? 21,000. So we can find overall PV ratio. Overall PV ratio is equal to total contribution upon total sales into 100. 35. It's 35%. Then we also have fixed cost, 14,700. So we can find overall break-even point, fixed cost upon overall PV ratio. So 14,700 divided by 35%. 42,000. So after a combined sales of 42,000, she is earning profits. अब इसके बाद पूछा है अगर सेल्स मिक्स चेंज हो जाए, जो सेल मिक्स हमें दिया हुआ था 20:25:10:5, अगर ये चेंज हो जाए 25:40:30:5, तो हमारा ये ओवरऑल ब्रेक इवन कैसे चेंज होगा. सो रिवाइज्ड सेल्स बोला है, टोटल सेल्स तो उतनी रहेगी जितनी थी, आपस में सिर्फ इनका मिक्स चेंज हो गया है. So the mix is 25% for black phenyl. इसका 25% मतलब 15,000. 40% that is 24,000 for white phenyl. 30% 18,000 and 5% 3,000. Total 100 हो रहा है ना, कुछ छूट नहीं रहा है. Okay. This is the revised sales. Sales के साथ ही हमारा कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा. इंडिविजुअल पीवी रेशियोज विल रिमेन द सेम, बट ओवरऑल पीवी रेशियो तो बदल जाएगा, तो हमें दोबारा से ओवरऑल पीवी रेशियो वर्कआउट करना पड़ेगा. सो अगेन वी हैव इंडिविजुअल पीवी रेशियोज 40%, 32%, 20% एंड 60%. यहाँ से हम निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन. 6,000 कितना 7680, 3,600, 1,800. This total is 19,080. So we can find overall PV ratio 19,800 divided by 60,000. 0? Sorry. कितना? 31.8%.
So overall break even point will be fixed cost 14,700 divided by 0.318. $56, $26. 226. क्लियर है? लिख लो and then come to sixth. Sixth question. A company manufactures a product currently utilizing 80% capacity with a turnover of rupees 8 lakhs at rupees 25 per unit. Capacity level is 80% right now. Sales is given as 8 lakh rupees. Selling price per unit is given as 25 rupees. So we can also calculate quantity if needed. The cost data are material cost 7.5 per unit, labor cost 6.25 per unit, variable, semi-variable cost, including variable cost of rupees 3.75 per unit. Semi-variable cost है total 1,80,000. 1,80,000 के अंदर वेरिएबल एलिमेंट शामिल है एट द रेट ऑफ 3.75 पर यूनिट. तो मतलब अगर हम क्वांटिटी निकाल पाए, जो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम सेल्स, हम अगर क्वांटिटी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. उसको अगर हम टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट से डिडक्ट करें तो हमें इसमें से फिक्स्ड एलिमेंट मिल जाएगा. सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड कितना? ओके, देन फिक्स्ड कॉस्ट is 90,000 up to 80% level of output. Beyond this an additional 20,000 will be incurred. 80% तक अगर आप ऑपरेट करते हो तो आपको 90,000 रुपीज ही लगता है. उससे ज्यादा अगर ऑपरेट करोगे तो 20,000 एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगा. अभी हमारा जो हमने ब्रेक इवन चार्ट देखा है ना, वो कैसा होता है? ये फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल सेल्स है. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. या फिर अगर आप कंट्रीब्यूशन की लाइन ड्रॉ करो तो वेयर टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है. नाउ व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फिक्स कॉस्ट, जैसे यहाँ पर बोला क्या 80% तक फिक्स कॉस्ट कुछ और होगा, मतलब ग्राफ में अगर देखें तो 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये फिक्स कॉस्ट चल रहा है. जब भी लेवल ऑफ एक्टिविटी 80% से बढ़ेगा आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा होगा. ओके, अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की लाइन ड्रॉ करें तो पॉसिबल है कि कंट्रीब्यूशन की लाइन विल कट द फिक्स कॉस्ट एट 2 प्लेसेस. ये चांसेस है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि अगर ऐसा होता है तो शायद 2 बार हम ब्रेक इवन करेंगे. 2 बार ब्रेक इवन कैसे होगा? एक बार तो इधर हुआ, हमने हमारा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आया. उसके बाद जैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, सेल्स क्वांटिटी, हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा. सो ओवर दिस पीरियड वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स. हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, सो वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स. उसके बाद जैसे ही हमने ये पॉइंट को टच कर लिया हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ गया. सो कंट्रीब्यूशन वाज राइजिंग लेकिन फिक्स कॉस्ट अब इधर हो गया. हम इधर थे पहले, प्रॉफिट हो रहा था, बट नाउ द फिक्स कॉस्ट हैज शिफ्टेड ओवर हियर. तो हम दोबारा से इस पॉइंट के बाद लॉस में आ गए.
अब फिर हमें वो लॉस रिकवर करना पड़ेगा टू ब्रेक इवन। ओके, दोबारा हमें रिकवरी शुरू करनी पड़ेगी ब्रेक इवन करने के लिए। तो या तो आप इससे कम ही यूनिट सेल करो, यहां तक पहुंचो ही मत, इससे कम यूनिट सेल करो, या फिर आप कोशिश करो कि इससे ज्यादा यूनिट सेल हो। इस गैप के अंदर जो क्वांटिटी है, दिस गैप, ये क्वांटिटी आपको सेल नहीं करनी है। या तो ट्राई करो इससे थोड़ा कम, इधर ही आप कहीं ऑपरेट करो, या फिर आप कोशिश ये रखो कि क्वांटिटी आपकी इससे भी ज्यादा जाए, बिकॉज यहां तक भी आप लॉसेस नहीं हो। आपने अगर क्वांटिटी इससे ज्यादा बढ़ा दी और यहीं तक ही पहुंचे, आप लॉस में ही हो। से अगर यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स के जितनी कैपेसिटी हो, मान लो टोटल रेंट इज 1000 रुपीज, मेरा ब्रेक इवन सपोज करिए 20 स्टूडेंट्स पे ही हो जाता है। आई एम एबल टू ब्रेक इवन एट 20 स्टूडेंट्स। 20 के बाद जैसे ही मेरा सेल बढ़ रहा है, एडमिशंस बढ़ रहे हैं, आई विल स्टार्ट अर्निंग द कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट्स, मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट का मीटर चालू हुआ, 30 स्टूडेंट्स तक आई एम एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। अब 30 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते, जगह नहीं है। तो जैसे एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आएगा, व्हाट आई विल हैव टू डू इज शिफ्ट टू अ बिगर प्रीमाइस। बड़ी जगह मुझे लेनी पड़ेगी, वहां पर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करते ही मेरा रेंट बढ़ जाएगा। 31 स्टूडेंट्स होते ही, जैसे ही स्टूडेंट 31 हुआ, स्टूडेंट काउंट 30 तक जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था ना, 31 होते ही मुझे लॉस होने लगा। अगर मैं शिफ्ट करती हूं तो 31 स्टूडेंट को एडमिशन देती हूं, तो नहीं देती हूं तो 30 पे आई स्टे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू लिमिट माई सेल्फ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके स्टूडेंट्स तो और बढ़ेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत में अभी 30 स्टूडेंट्स हो गए, तो आगे जाके ये 80, 100 तक भी पहुंचेंगे। तो आई ट्राई टू ग्रो अप। मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दूंगी कि बस 30 की कैपेसिटी है, फिर 1-2 स्टूडेंट्स और आएंगे तो लॉस हो जाएगा, तो मैं बच्चों को मना कर दूंगी नहीं जाओ, नहीं आओ, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट टू अ बिगर प्रीमाइस इन द होप कि शायद अगले 6-8 महीने में एडमिशन इतने हो जाए कि मैं वो कॉस्ट भी रिकवर कर पाऊं। तो ये जैसे 31 स्टूडेंट आया, मैं लॉस में चली गई। अब दोबारा से मुझे ब्रेक इवन के लिए से 8 बच्चे और चाहिए, वापस वर्कआउट करना पड़ेगा मुझे, 8 और स्टूडेंट्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे टू ब्रेक इवन। ये समझ में आया? सो वेरेवर देयर इज डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक से ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट्स हों। हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये ऐसा ही रहेगा कर्व, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कंट्रीब्यूशन की लाइन ऐसी चली जाए, एक ही जगह टच हुआ, हम कभी लॉस में पहुंचे ही नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसी चली जाए तो हम यहां तक तो कभी ब्रेक इवन ही नहीं कर पाए, इधर आके ही हमने ब्रेक इवन किया। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वील हैव टू ब्रेक इवन, बट वील ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स। जब भी डिफरेंशियल कॉस्ट के क्वेश्चन होंगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास एक से ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट्स हों। ओके? यहां पर भी हमें 2 अलग अलग लेवल पे फिक्स कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा 2 ब्रेक इवन भी हो सकते हैं। हमें अगर 2 है तो हमें दोनों ही निकाल के बताना पड़ेगा। ब्रेक इवन अगर पूछा है तो एक आ गया और आप आगे बढ़ गए तो दूसरे के मार्क्स कटेंगे। इसके बाद कैलकुलेट एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट ही हमसे पूछा है। देन नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 8% ऑफ सेल्स, जितना भी सेल होगा उसका 8% का हमें नेट इनकम चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए आफ्टर फिक्स कॉस्ट, नॉट कंट्रीब्यूशन। एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000 desired profit. What should be the selling price per unit if break-even point is to be brought down to 40% of the capacity level? अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट को कैपेसिटी का 40% पे लेकर आना है तो हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट एंड
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक्टिविटी लेवल पूछा है, मतलब वैल्यू में नहीं, यूनिट्स में ही बात की जा रही है, किस एक्टिविटी, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हम ऑपरेट करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेवल ऑफ एक्टिविटी हम यूनिट्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। वी आर सेलिंग दीज मेनी यूनिट्स, तो हम उतनी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है, एक तो 90,000 होगा अगर 80% पे ऑपरेट करते हो, तो उससे ज्यादा ऑपरेट करते हो तो 1,10,000 हो जाएगा, यही 90,000 की जगह। दूसरा, सेमी वेरिएबल के अंदर भी कुछ फिक्स्ड एलिमेंट है, वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब हमें सेमी वेरिएबल में से फिक्स्ड एलिमेंट का कैलकुलेशन करना होगा। वी हैव सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन एज 1,80,000। बोला गया है ये 1,80,000 में 3.75 पर यूनिट इज वेरिएबल, so 3.75 multiplied by quantity will give us the total variable cost. क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ेगी। हमें दिया हुआ है सेल्स वैल्यू इज 8 lakhs और हमें दिया है सेलिंग प्राइस इज 25, सो क्वांटिटी इज 8 lakhs डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 32,000। 32,000। तो मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल एलिमेंट कितना होगा, 32,000 इंटू 3.75, दैट इज 1,20,000। सो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, बाकी का बचा हुआ 60,000। ओके, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। इसका मतलब अप टू 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे फिक्स कॉस्ट है 60 प्लस 90, दैट इज 1,50,000। बियॉन्ड 80% लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे 60 प्लस 1,10,000, दैट इज 1,70,000। सो वी हैव टू रेंजेस, अप टू 80% कैपेसिटी एंड अबव 80% कैपेसिटी। दोनों में हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिए। दिस इज 60,000 प्लस 90,000, दैट इज 1,50,000। दिस इज 60,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, दैट इज 1,70,000। और हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तो उतने ही रहेंगे। सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट में हमें दिया है मटेरियल कॉस्ट इज 7.5, लेबर इज गिवन एज 6.25 एंड सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल इज 3.75। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 17.5, वेरिएबल कॉस्ट इज 17. Contribution is 7.5. So we can find break even quantity as fixed cost and contribution per unit 20,000. 20,000 and over here 22,667। अभी सिर्फ कैलकुलेट करने से ही काम नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा इज इट एक्चुअली फीजिबल। 80% कैपेसिटी पे हमने निकाली, क्वांटिटी इज 32,000। इसका मतलब अप टू 80% कैपेसिटी पर हम बात कर रहे हैं अप टू 32,000 यूनिट्स। 32,000 यूनिट्स तक अगर हम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। हम ब्रेक इवन कर पा रहे हैं 20,000 यूनिट्स पे। इसके आगे अबव 80%, दैट मीन्स इट इज अबव 32,000 यूनिट्स। अब ये फिगर आपको बोल रहा है कि 32,000 यूनिट से ज्यादा अगर आप बनाते हो यू विल बी एबल टू ब्रेक इवन एट दिस पॉइंट। ये तो इस रेंज में है ही नहीं ना, हम तो 32,000 से ज्यादा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो कभी 22,667 आया ही नहीं। एक रेंज है हमारे पास 0 से 32,000 अगर क्वांटिटी होती है, फिक्स कॉस्ट हमारे इतने होते हैं।
ओके उसके बाद 32,000 से क्वांटिटी बढ़ती है तो फिक्स कॉस्ट हमारे बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी बोला है एक ब्रेक इवन तो आया 20,000 विच इज इन दिस रेंज, ये वाली जो रेंज है हमने इसका ब्रेक इवन कैलकुलेट किया 20,000 आया समवेयर ओवर हियर। इस पॉइंट पर सपोज हम ब्रेक इवन कर पा रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। जब ग्राफ ऐसा है तो देखो ये इसके आगे तो कहीं पर भी हम टच ही नहीं कर रहे ना कंट्रीब्यूशन लाइन को, दीज आर द फिक्स कॉस्ट, सो ऑलवेज द कंट्रीब्यूशन इज हायर देन द फिक्स कॉस्ट। मतलब हमने कहीं पर भी यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पे तो है ही नहीं, हम उससे ऊपर ही ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से बहुत ऊपर हम हमेशा ऑपरेट कर रहे हैं। सो वी हैव ओनली वन ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो यहाँ पर निकला है 22,667 वो भी इसी रेंज का ही है, यहाँ पर कहीं आएगा ये 22,667। कॉस्ट स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाली रेंज का, फिक्स कॉस्ट हम ये वाला ले रहे हैं और पॉइंट इधर आ रहा है, इसका मतलब ये फीजिबल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस पॉइंट पर कहीं पर ये वाला फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल हो। ये फिक्स कॉस्ट तो 32,000 के बाद आ रहा है, जबकि हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्वांटिटी वो इधर आ रही है, उस पे वो कॉस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल ही नहीं है। दैट मीन्स दिस ब्रेक इवन इज नॉट फीजिबल। तो हमारा सिर्फ ये एक ही ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी विच विल बी 20,000 यूनिट्स। अगर हम 20,000 यूनिट्स बनाते हैं देन वी विल बी एबल टू ब्रेक इवन। उससे ऊपर आप कितना भी बनाओ, इवन इफ यू हैव एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आया समझ में? सो दिस इज द फाइनल ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 8% ऑन सेल्स।